बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वाइट बॉल क्रिकेट में खिलाड़ियों की कारकर्दगी में निखार कैसे लाया जाए, किन शोबों में सीनियर्स और जूनियर खिलाड़ियों को बेहतरी की ज़रूरत है, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग थिंक टैंक सर जोड़कर बैठा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद की सरबराही में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इजलास हुआ, जिसमें क्रिकेटर्स की कारकर्दगी, फिटनेस और स्किल्स को सामने रखते हुए मशावरत और इसे अमली जामा पहनाने के लिए गौर व खौस हुआ। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। पहले मरहले में शामिल क्रिकेटर्स में से सिर्फ मोहम्मद नवाज को दूसरे कैंप में भी शामिल किया गया। 28 जून तक जारी रहने वाले कैंप में ऑलराउंडर आमिर जमाल, फास्ट बॉलर अली रज़ा, ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान, मिडल ऑर्डर बैटर हैदर अली, हुसैन तलत, ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज़, मीर हमज़ा, मोहम्मद फाइक, मोहम्मद नवाज, मुबस्सर खान, मोहम्मद इरफान खान, सऊद शकील, शाहिद अजीज़ और यासिर खान शामिल हैं। कैंप में मरहलावार मजमूई तौर पर 47 क्रिकेटर्स को मदऊ किया जाएगा। पहले मरहले में 15 खिलाड़ियों को बुलाया गया था। कैंप का तीसरा मरहला 30 जून से 5 जुलाई तक मुनक्किद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत स्किल्स कैंप का दूसरा मरहला नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी है। लाहौर में मौजूद जू न्यूज़ के नुमाइंदे रोज़ाना की बुनियाद पर इस कैंप को कवर कर रहे हैं। वो लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल इमरान, ऐसा नहीं है कि इस तरह के कैंप माजी में ना लगे हों? हर सीरीज़ या इवेंट से पहले तैयारी के लिए कैंप तो लगाया जाता रहा, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया जा रहा है, इसमें क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? दूसरी जानिब टीम को सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही टीम से बाहर हुए थे, तो अंदर की क्या खबर है आपके पास कि उन्हें आकिब जावेद या माइक हसन ने किस तरह अब तक हैंडल किया है? जी याह्या, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर सीरीज से पहले इस तरह के कैंप्स ज़रूर लगते रहे हैं, बेशक वो 6 दिन के हों, 7 दिन के हों। इसी तरह हमने देखा कि जब टीम सिलेक्शन होना होती थी तब भी कैंप्स लगा करते थे, और उसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट हो जाते थे और उसके बाद फिर 2-4 रोज़ का कैंप लगता था। सीरीज़ या कोई भी इवेंट हो, आईसीसी का हो, एशिया कप हो। लेकिन ये जो कैंप है इसमें हमने ये देखा है कि एक लार्जर कैंप है। तादाद तकरीबन लगभग उतनी ही है जितनी कि एक मामूल के मुताबिक कैंप लगता है। पिछले कैंप में जो पहला मरहला था उसमें 13 खिलाड़ी थे। ये जो दूसरा मरहला है जिसका आज दूसरा रोज़ है यहाँ पर LCCA ग्राउंड में और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, इसमें 15 खिलाड़ी शरीक हैं। मजमूई तौर पर 47 प्लेयर्स जो हैं इन 3 मरहलों में शिरकत करेंगे। 6 रोज़ का ये कैंप है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोट की गई है, इसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं जो हम देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, जो कि बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। उसमें रनिंग बिटवीन द विकेट भी शामिल है, उसमें कैसे थ्रो करनी है, बॉल किस तरह रोकना है, इसके साथ साथ पावर हिटिंग के लिए या जो मॉडर्न डे क्रिकेट हमको कहते हैं हम, उसके लिए अब्दुल रज़ाक जो कि शोरा आफाक ऑलराउंडर हैं, वो आधा घंटा, पौना घंटा साइम अयूब जैसे खिलाड़ियों के साथ, मोहम्मद हारिस जैसे खिलाड़ियों के साथ, बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों के साथ इस कैंप का जो दूसरा मरहला है इसमें हम देखते हैं कि फ़खर जमान के साथ काम करें। तो जो अचीव कर आपने की, अचीव यही करना चाह रहा है कि जो एक पैटर्न सेट करना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो उनके नए कोचेज़ हैं आइंदा 6 महीनों के दौरान, उसका एक झलक की जिसकी हम हमेशा कमी महसूस करते रहे हैं कि हमारा वो वाला स्ट्राइक रेट नहीं है, हम लोग कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप करते हैं, हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। ये बेसिक चीज़ वो है कि खिलाड़ियों को एक उनके टारगेट्स दे दिए गए हैं, उनको बता दिया गया है कि आप में ये खामी है, आपने इस तरह करना है। उन चीज़ों के ऊपर बुनियादी सतह से लेकर ऊपर तक लाने के लिए उनके साथ काम किया जा रहा है। और हर शोबे के अलग कोचेज़ हैं, विकेट कीपर का अलग कोचेज़ हैं, ओपनर्स के लिए अलग कोचेज़ हैं, बैटिंग कोचेज़ हैं, इसके साथ साथ फील्डिंग कोचेज़ हैं, हार्ड हिटिंग के कोचेज़ हैं। तो जहाँ तक आपने जिक्र किया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी का, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी कमिंग सीरीज़ हैं जिसमें ख़ासतौर पर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की है, इसमें हम इन 2 सीनियर खिलाड़ियों को तो नहीं देख रहे कि वो नज़र आएंगे, क्योंकि जिस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर एक नया न्यूक्लियस बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर फोकस रहेगा। इसका इजहार आकिब जावेद भी कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तमाम खिलाड़ियों को ये बता दिया गया है कि उनसे क्या तवक्को की जा रही है। जहाँ तक शाहीन अफरीदी का ताल्लुक है, उनके बारे में अभी भी 50-50 चांसेस हैं कि उनको वाइट बॉल सीरीज़ में जो आने वाली हैं उनमें आजमाया जा सकता है, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है, इनको कैटेगोरिकली मैसेज दे दिया गया है कि आप कम बैक कर सकते हैं, किसी भी लम्हे में कम बैक कर सकते हैं। माजी में भी सीनियर खिलाड़ी कम बैक करते रहे। अब उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि वो कहाँ पर खेलें और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके जो कि डिमांड है पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, नई मैनेजमेंट की, उसको मीट कर सके। जी
बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। उधर हैनिंगले में जारी भारत और इंग्लैंड का मैच नतीजा खेज होता दिखाई दे रहा है। खेल के चौथे दिन ऋषभ पंत और केएल राहुल की सेंचुरियों ने मैच पर भारत की गिरफ्त को मजबूत कर दिया और ऐसा लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ पर ही इख्तिताम पजीर होगा, क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग लाइन रन बनाने में कामयाब रही। लेकिन खेल के चौथे दिन भारत की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 31 रन पर गिर जाने की वजह से मैच की सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई, जिसमें सबसे मरकजी किरदार फास्ट बॉलर जोश टंग ने निभाया। शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया और फिर जसप्रीत बुमराह की विकेट भी ले उड़े। भारत दूसरी इनिंग में 364 रन बनाकर पवेलियन लौटा और इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 371 रन का हदफ मिला। इंग्लैंड ने इस हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी रखी हुई है। भारत ने अब तक सिर्फ एक बार 350 से जायद का हदफ दिफा करते हुए शिकस्त खाई है, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ 3 साल पहले बर्मिंघम के एडवेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में, जब इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 378 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिए थे। अगर इंग्लैंड लीड्स में यह हदफ हासिल करने में कामयाब होता है तो ये उनका दूसरा सबसे बड़ा ताक़ुब होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में ही दोनों इनिंग में सेंचुरियां स्कोर करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बैटर होने का एजाज़ हासिल किया। दूसरी जानिब आईसीसी ने भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर वार्निंग भी दी है। खेल के तीसरे दिन ऋषभ पंत ने अंपायर के फैसले के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया था। इंग्लैंड के बैटिंग के दौरान ऋषभ पंत ने गेंद की कंडीशन पर अंपायर से बहस की। अंपायर की जानिब से गेंद को तब्दील करने से इनकार पर ऋषभ पंत ने गेंद ज़मीन पर दे मारी। आईसीसी ने बताया कि ऋषभ पंत ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। वो लेवल 1 की खिलाफवर्जी के मुर्तकब करार पाए, जिसकी वजह से उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। उधर साबिक भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर दिलीप दोषी 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे और कई दहाइयों से इंग्लैंड में मुकीम रहे। भारत के लिए 33 टेस्ट मैचों में 114 विकेटें हासिल करने वाले दिलीप दोषी 6 मरतबा इनिंग्स में 5 विकेटों का हसूल मुमकिन बनाने का कारनामा अंजाम दे चुके थे। दिलीप दोषी ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 टेस्ट मैच खेले और 27 विकेटें अपने नाम की। 1982-83 में दिलीप दोषी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और पाकिस्तान के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लिया। और इसी दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड से इख्तिलाफात की वजह से उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग ज़िंदगी पर खुद नविश्त स्पिन पंच भी लिखी। मलेशिया का शहर कोलालमपुर नेशन कप हॉकी टूर्नामेंट, जहां टीम पाकिस्तान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फाइनल तक रसाई हासिल की। अगरचे फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम पाकिस्तान जीत नहीं सकी, लेकिन खिलाड़ियों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान हॉकी लवर्स और हुकूमती सतह पर टीम को सराहा गया। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट। और एक नई सूरत हाल डेवलप उस वक्त हुई जब पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला हल नहीं हुआ था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी टीम के चंद सरकर्दा खिलाड़ियों के साथ नूर दस्तगीर बट और अरशद नदीम को एक खाने पर मदऊ किया, लेकिन सिर्फ 5,600 रुपये का चेक जब अम्माद शकील बट को ट्रैवलिंग अलाउंस की शक्ल में भेजा गया तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। क्या अब अम्माद शकील बट के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो इस्लामाबाद के लिए सफ़र कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? इस पर गुफ्तगू करते हैं अम्माद शकील बट साहब से। अम्माद, खुशामदीद कहेंगे आपको, और ये बताइए कि मसाइल आपके हल हो नहीं रहे और ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। जी, आपने ये जो बातें की इनमें काफ़ी सदाकत है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी किसी से। ये जो लास्ट हमारा नेशंस कप में जाने से पहले जो इस्लामाबाद में हमारा कैंप लगा था, जी जी, ये उसकी डेली अलाउंस है पाकिस्तान के। ये कोई रूल है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कि वो 400 रुपीज पर डे के जो है वो एक एथलीट को देते हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये चले ये तो हो गया, लेकिन ये जो आप इस्लामाबाद जा रहे हैं खाने पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, वो अपनी जेब से पेट्रोल डला के जो है वो आप सफ़र करेंगे? अभी तक तो अपनी जेब से जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉकी फेडरेशन का ऑर्डर आया तो फिर हॉकी फेडरेशन के आगे हम जो है वो कभी नहीं बोल सकते। नहीं, ठीक है, एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान की हैसियत से आपको फेडरेशन की आवाज़ पर लबैक करना चाहिए। लेकिन ये बताइएगा कि वो जो डेली अलाउंस का मसला था नेशन कप का, वो हुआ हल? उस बारे में कोई बात हुई है? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई और जो मसला है वो हल नहीं हुआ। अभी सिर्फ
उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखें, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। चलें जी, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अमाद शकील भट्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि बदस्तूर नेशन कप हॉकी टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है, टीम पाकिस्तान आ चुकी है, लेकिन अभी तक टीम को डेली अलाउंस नहीं मिला। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने आलमी रैंकिंग में 23वें नंबर पर मौजूद कतर को स्टेट सेट में शिकस्त देकर एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप 2025 के फाइनल में जगह बनाकर एक बड़ा अपसेट कर दिया। ये फतह न सिर्फ गुज़िश्ता साल एशियन वॉलीबॉल चैलेंज कप के फाइनल में कतर से होने वाली शिकस्त का बदला साबित हुई, बल्कि पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे शानदार कारकर्दगी भी साबित हुई। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने कतर के खिलाफ 75 के मुकाबले में 65 पॉइंट्स स्कोर किए। पाकिस्तान ने अटैक पॉइंट्स में कतर को 41 के मुकाबले में 47 से मात दी, जबकि ब्लॉक पॉइंट्स में 5 के मुकाबले में 7 पॉइंट्स हासिल किए। अगरचे सर्विसेज में कतर को मामूली बरतरी हासिल रही, लेकिन पाकिस्तान के डिसिप्लिन खेल ने कतर को 20 गलतियां करने पर मजबूर किया। उस्मान फरियाद अली ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए मैच का सबसे ज़्यादा 18 पॉइंट्स स्कोर किए, जिनमें 17 अटैक और 1 ब्लॉक शामिल रहा। कप्तान मुराद जहान ने तमाम 16 पॉइंट्स अटैक से हासिल किए, जबकि मुराद खान ने 7 पॉइंट्स दिए। कतर के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का स्कोर 22-22, 25-25 और 25-21 रहा। पाकिस्तान आज फाइनल में बहरीन से मुकाबला कर रहा है। चौधरी मोहम्मद याकूब सदर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन हमारे साथ गुफ्तगू के लिए इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे चौधरी मोहम्मद याकूब साहब। हालिया अरसे में अगर हम पाकिस्तान के खेलों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ मुसलसल टूर्नामेंट्स में शिरकत की है, बल्कि नताइज भी काफ़ी मुस्बत रहे हैं। जी, या पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जो है पिछले चंद सालों से बहुत कोशिश कर रही है और हम कोशिश करके कुछ स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश करते हैं ताकि टीम्स को बाहर अपनी ना सिर्फ सीनियर टीम को बाहर भिजवाए बल्कि अपनी अंडर एज टीम्स को भी बाहर भिजवाए और कंपटीशन में हिस्सा ले। उसका नतीजा ये है कि मुसलसल एक नया टैलेंट आगे आ रहा है और पाकिस्तान में वॉलीबॉल का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ। पिछले साल पाकिस्तान ने अंडर 19 मेन टीम जो है उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है और वो इस साल उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जिसके अंदर 22 टीमें शिरकत करेंगी पूरी दुनिया से, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान ने उसके लिए क्वालिफाई किया है। ये पहली दफ़ा मौका मिला है पाकिस्तान की जूनियर टीम को या किसी भी टीम को वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्वालिफाई करके जाने का, और उससे हमारी जूनियर टीम की रैंकिंग ऊपर गई है। अभी हम सीनियर टीम जो है वो इस वक्त एशिया का नेशंस कप खेल रही है बहरीन के अंदर और हम फाइनल में पहुंचे हैं। कल कतर जो कि हमसे हायर रैंक टीम है, कतर लोगों को नजर आता है कि ये एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन जो असल बात यह है कि कतर के जितने खिलाड़ी हैं वो उनके अपने नेशनल्स कम हैं, वो सारे बाहर से मांगे हुए खिलाड़ी हैं जिनके पास डोमिसाइल है और नेशनैलिटी है। वो इसके ऊपर बहुत कंट्रीज ने प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन असल इशू ये है कि एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन ये कहती है कि चूंकि उनके पास डोमिसाइल है कतर का तो हम कुछ कर नहीं सकते इस सिलसिले में, इसलिए उनके पास कुछ लड़के ब्राजील के हैं, कुछ लड़के रशिया के हैं, कुछ लड़के डिफरेंट कंट्री से उन्होंने लिए हुए हैं और उनको सिलेक्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान की टीम ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला। और मैंने जब बच्चों से बात कर रहा था तो उनको मैं एक ही बात कह रहा था कि हमसे वो हायर रैंक टीम है, 2 दफा वो हमसे जीत चुके हैं एशियन गेम्स में, चाइना में हमसे जीते थे और लास्ट ईयर इसी एशिया कप में हमसे जीते थे। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, आपने खुलासा किया और आपने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान वॉलीबॉल के अब तक की परफॉर्मेंस को जो है वो बयान किया। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, जिस तरह आपने बात की कि कुछ माली मसाइल का और वसाइल की कमी का आपको सामना है
और जिस तरह आपने खुलासा किया कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान 22 मुल्कों की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान वॉलीबॉल की एक और बड़ी कामयाबी इसको हम कहेंगे। तो जानना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही आपके पास एक ज़रिया है टीम को पाकिस्तान से बाहर भेजने का, या फिर इस मामले में आपके अपने भी फ़ंड हैं, आपको स्पॉन्सरशिप से भी कुछ फंडिंग हो रही है या नहीं? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो ऑफिशियली हमें सपोर्ट करता है। इस दफ़ा भी मेरी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वानी साहब से बात हुई तो उनके पास वो चूँकि साल का ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोज है और उनके पास बजट ज़्यादा नहीं था, पीएसबी के पास बजट भी ज़्यादा नहीं आया इस दफ़ा, ये जो पिछला साल गुजर ये 2025, लेकिन इसके बावजूद फिर उन्होंने मुझे स्पेशल ग्रांट 5 मिलियन की दी। वो काफ़ी नहीं है, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वजह से वहाँ पे हमें एक फैसिलिटी मिलती है, वो ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं और वहाँ पे एक फैसिलिटी मिलने की वजह से टीम जो है वो वहाँ प्रिपरेशन करती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब। अब पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के सरबराह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और पाकिस्तान टीम आज बहरीन में होने वाले नेशन कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मेज़बान बहरीन से मुकाबला कर रही है और पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के सरबराह चौधरी मोहम्मद याकूब पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में इस वक्त 40 से ज़्यादा खेलों की एसोसिएशन और फेडरेशन मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ुद को अच्छा और बेहतर साबित करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। इस मामले में पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की हालिया कारकर्दगी को काबिल ज़िक्र कहा जाए तो गलत ना होगा। 2024 में फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए जेवलिन में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। ओलंपियन अरशद नदीम की इस शानदार उम्दा कारकर्दगी का सफ़र अभी जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन ने 5 एथलीट्स के लिए रूस में इस साल अक्टूबर में 4 हफ्ते के तरबियती कैंप का मनसूबा तरतीब दिया है। कैंप के लिए खिलाड़ियों में यासिर शहजाद जेवलिन थ्रो, शजर अब्बास 400 मीटर दौड़, तामीन खान 100 मीटर रेस और शहरोज़ हाई जंप के लिए मुंतखब हुए। इन एथलीट्स के साथ कोच फयाज बुखारी खिदमात अंजाम देंगे। माजी में भी पाकिस्तान के कई एथलीट्स ओलंपिक गेम, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप समेत मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं। 1950 और 1960 की दहाइयाँ पाकिस्तान एथलेटिक्स का सुनहरी दौर तस्वुर किया जाता है, जब अब्दुल खालिक, गुलाम रज़ाक, अल्लाह दित्ता समेत कई एथलीट्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कामयाबियां समेटी। इब्तदाई बरसों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कई एशियाई रिकॉर्ड्स अपने नाम भी किए, जिनमें 100 मीटर और 200 मीटर की एशियाई दौड़ के रिकॉर्ड भी शामिल थे जो अब्दुल खालिक के पास थे। पाकिस्तान की ख़वातीन एथलीट्स ने भी आलमी सतह पर पाकिस्तान को फतूहात दिलाई, जिनमें नसीम हमीद, नजमा परवीन और दीगर नुमाया हैं। पाकिस्तान एथलेटिक्स के मुस्तकबिल के मंसूबों और मौजूदा कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। ब्रिगेडियर वजाहत हुसैन शाही साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और फरवरी मार्च 2024 में आपने पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ संभाली और अब आपको अपने इस ओहदे पर बरा जमान हुए कुछ साल के करीब हो चुका है। अब तक की जो कारकर्दगी है अब वो सबके सामने है। एक सदर की हैसियत से आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी, सबसे पहले तो सैनी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जहाँ तक एथलेटिक फेडरेशन की कारकर्दगी का ताल्लुक है तो वो सारे पाकिस्तान के और आपके सामने हैं। पिछले 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 77 इयर्स के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, वो जो है वो माइलस्टोन जो है वो अचीव किए हैं। उसके अंदर सबसे पहले ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल लेना। उसके बाद जो रिसेंटली कोरिया के अंदर अभी एशियन गेम्स हुई हैं, अगेन उसके अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल, ये भी पहले गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने इंडिविजुअल एशियन गेम्स के अंदर भी कभी नहीं लिया। और इसके साथ एक और इवेंट जिसको कि इतनी ज़्यादा आई वुड से मीडिया के ऊपर भी पजीराई नहीं मिली और लाइमलाइट में नहीं आया, बट इन फरवरी 25 के अंदर हमने साउथ एशिया की क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है वो जीती है। उसके अंदर 2 टीम्स थी, एक सीनियर्स टीम और दूसरी जूनियर्स टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह
साउथ एशिया के हम जो है क्रॉस कंट्री के अंदर भी जूनियर्स और सीनियर्स के अंदर जो है नंबर 1 है, चैंपियन है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी इसी तरह की पाकिस्तान के लिए जो है वो नेक नामियाँ इंशाल्लाह ताला एथलेटिक फेडरेशन जो है वो लेके आएगी और पाकिस्तान का झंडा जो है दुनिया के अंदर जो है वो बुलंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजायद हुसैन साई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सरबराह और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन की कारकर्दगी मंसूबों के हवाले से हमें आगाही दे रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। score@geo.tv पर इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।